संयमांश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा का को नाम। 11 प्रतिमाओं की चर्चा करते हुए हम 5 प्रतिमाओं की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं तथा 6वीं प्रतिमा की चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। कल भूमिका के रूप में रात्रि भोजन त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, इसके संदर्भ में हमने पहला जो पर्यायवाची नाम मिलता है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, उसकी चर्चा प्रारंभ की थी और उसके अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग के कितने अलग अलग स्तर इस मनुष्य जीवन में पाए जा सकते हैं, इनकी विशेष रूप से चर्चा हुई थी। तो समराइज, एक 45 दिन का होने के बाद, एक 8 वर्ष का होने के बाद, एक सम्यक सन्मुख मित्र की जो है वो एक स्तर लिया था। फिर कौन सा अपना चतुर्थ गुणस्थानवर्ती दर्शन प्रतिमाधारी मतलब प्रथम प्रतिमाधारी जीव, फिर 6वीं रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी जीव और रात्रि भोजन त्याग नामक अणुव्रत मुनियों का, ये स्तर अपन ने देखे थे। अगर आप चाहे तो इसमें एक और बात जोड़ सकते हैं, ये दूसरी प्रतिमा को भी आप जोड़ सकते हैं बीच में। कैसे? मतलब थोड़ा सा डिटेल मतलब बहुत विचार करना होगा तो तब जाकर के आपको ख्याल में आएगा। दूसरी प्रतिमा में कैसे ले सकते हैं? तो दूसरी प्रतिमा में देखिए किसका वर्णन आया है, बोलिए दूसरी प्रतिमा में किसका वर्णन आया है? बराबर, व्रत प्रतिमा में किसका वर्णन आया है? बराबर, अणुव्रतों का कहिए 12 व्रतों का वर्णन आया है। अब अणुव्रतों में अचवर्य अणुव्रत नामक का एक व्रत देखा था, उसकी भावनाओं को विचारिए। शून्यागार विमोचितावास परो परोधा करण भय की सिद्धि नहीं, सर वो नहीं, हिंसा हिंसा अहिंसानुव्रत के भावनाओं को विचारिए। वांग मनो गुप्ति यादान निक्षेपण समीक्षा लौकिकपान भोजनानि पंच, आलौकिकपान भोजन कहकर के उन्होंने अहिंसानुव्रत की एक भावना डाल दी। मतलब इससे आप ये भी घटित कर सकते हैं कि दूसरी प्रतिमा में भी रात्रि भोजन त्याग का एक स्तर पाया जा सकता है। बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका रात्रि भोजन त्याग का, सिर्फ खाने पीने के संबंध में ही नहीं है और बहुत सी बातें यहाँ पर आने वाली है। देखते हैं क्या विषय आने वाला है। सभी के पास तत्वज्ञान विवेकी का भाग 1 होगी, उसमें पृष्ठ क्रमांक ले लीजिए, 1 मिनट। पृष्ठ क्रमांक 73। एज यूजुअल पहले बनाते लाल जी के छंद को पढ़ेंगे, उसके बाद आदर्श समांत भद्र के श्लोक को पढ़ेंगे और फिर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। किसी के पास अगर गाइड नहीं होगी तो समाचार नाटक में चतुर्दश गुणस्थान अधिकार का 65 क्रमांक का छंद आप देख सकते हैं। देखिए छंद पढ़ते हैं। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाल तिथियाए निशि दिवस संभाल वैष्णव बाल करे व्रत वैष्णव बाल करे व्रत रक्षा तोषक प्रतिमा श्रावक अच्छा। यहाँ पर इन्होंने देखिए कल मैंने आपको बताया था पंडित बनारसी दास जी ने दिवा मैथुन त्याग इस शब्द का प्रयोग किया है। मतलब 6वीं प्रतिमा के लिए दिवा मैथुन त्याग इस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि आचार्य समंत भद्र ने रात्रि भुक्ति त्याग नामक शब्द का प्रयोग किया है। दोनों को विचार करेंगे, परंतु ये अपना विषय फिलहाल रात्रि भोजन के संबंध में चल रहा है तो अपन आचार्य देव के श्लोक को भी पढ़ेंगे और इस बार थोड़ा सा क्रम अपना उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
मैंने तो पढ़ लिया अपन महावीर राज्य का, एक आइडिया लग गई। उन्होंने जीवा मैथुन त्याग के बारे में बात की है। रात्रि भोजन त्याग पढ़ते हैं। 142 क्रमांक का श्लोक है प्रश्न श्लोकाचार्य का। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नास्नाति यो विभावर्याम सतरात्रि भुक्ति विरत सत्वेष्वनुकंपमानमना। सत्वेषु अनुकंपमानमना। सत्वेषु मतलब तत्व मतलब क्या? चलिए, तत्व मतलब क्या किसी को पता है? अगर बिना अर्थ पढ़े, नीचे बिना अर्थ पढ़े आप बताएंगे तत्व मतलब क्या? तत्व मतलब, हाँ वाक्य का नहीं, तत्व मतलब तत्वेषु मतलब सब में मतलब किसमें? सब में मतलब सभी जीवों में, सभी जीवों के प्रति। ठीक है, तत्व मतलब होता है जीव। ये कहां से लाया? अरे लॉजिकली विचार कीजिए। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु सत्य है, परंतु यहाँ पर जीव विशेष की बात चल रही है। तो जीव का अस्तित्व है, इसलिए उसको तत्व बताया, तत्व बोला जाता है। ये कहीं पर और शब्द मिलता है क्या? रत्न में स्वाकाचार की दूसरे श्लोक को देखना चाहिए। एतयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तत्वान। तत्वान मतलब जीवों के लिए। ठीक है, तत्व मतलब जीव, ये अर्थ होता है। तत्व मतलब ये द्रव्य, ये भी एक अर्थ होता है। अलग अलग अर्थ बनते हैं, जैसा प्रकरण हो वैसा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर तत्व मतलब क्या? जीव, प्राणी मात्र की बात चल रही है। तो प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति जो अनुकंपमान मन, जो अनुकंपा से प्रवृत्ति करता है। अनुकंपा मतलब कंपैशन, पिटी, सिंपैथी, ये कह सकते हैं आप, इनको समानार्थी के रूप में ले सकते हैं। और इनके प्रति दया भाव उसका वर्तता है। किस प्रकार से वर्तता है? तो देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, किस प्रकार से इसका ये जीवों के प्रति नया परिणाम वर्तता है? तो कह रहे हैं नाशनाति यो विभावर्याम। नाशनाति मतलब न आशनाति, न मतलब नहीं, आशनाति मतलब खाता है। विभावर्याम, विभावर्याम मतलब, विभावरी मतलब होती है रात्रि। ठीक है, तो रात्रि में नहीं खाता। किसको खाता? मतलब सेवन नहीं करता। किसको? किसका? अन्न, पान, खाद्य, लेय, इनका सेवन नहीं करता। वो रात्रि भुक्ति विरत जानना, या फिर रात्रि भोजन का प्रतिमाधारी जीव जानना, जो कि प्राणियों पर अनुकंपा रूप परिणाम को धारण करने वाला होता है। ठीक है, मैंने आपको शब्द का अर्थ बता के दिखाया। शायद मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अन्नम पानम खाद्यम लेयम। अन्न, पान, खाद्य, लेय न आसनाति, इनको नहीं खाता। सब विभावर्याम, रात्रि में। ठीक है, और उस जीव को क्या कहा जाता है? सत्यरात्रि भुक्ति विरत, मुझे रात्रि भोजन त्यागी कहा जाता है। और ऐसे जीव को किस विशेषण से जाना जा सकता है, या उसको उसका डिस्क्रिप्शन कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं सत्वेषु अनुकंपमान मन। ऐसा जीव तत्व मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति अनुकंपा भाव को धारण, अनुकंपा के परिणाम को धारण किया हुआ होता है। ठीक है, सामान्य अर्थ समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर 4 शब्द आए हैं। अन्न, पान, खाद्य, लेय। इनका अर्थ करते हैं। हालांकि इनकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, परंतु आप प्रकरण संगत है, अतः पुनः चर्चा करना योग्य रहेगा। अन्न,
अन्न मतलब जो भी अपनी दाल रोटी है ये सब अन्न में चला जाएगा। पान या पेय, पेय में तीन यौगिक होते हैं, सब पेय में चली जाएगी। दूध है, आपका पानी है, ये सब पेय में चला जाएगा। अन्न, पान, खाद्य, खाद्य में क्या क्या आएगा? खाद्य में आपके जितने भी चाट कर खाई जाने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य में क्या आया था? खाद्य में चित्र वगैरह तो नहीं आएगा शायद। नहीं, हाँ, खाद्य मतलब लड्डू पेड़ा बर्फी, मैं भूल गया। खाद्य मतलब लड्डू पेड़ा बर्फी जो कुछ भी है ये सब खाद्य में चला जाएगा। और लेय मतलब चाट कर खाई जाने वाली वस्तुएं, जितनी भी चाट कर खाई जाने वाली वस्तुएं सब लेय में आ जाएगी। जैसे रबड़ी है और बोलिए खीर है, ये सब आपके लेय में आ जाएंगे। ये तो एक अपेक्षा हो गई जहाँ पर अन्न मतलब आहार के 4 प्रकार बताए गए हैं। खाद्य, पेय, मतलब क्यों हो रहा हूँ, फिर से आहार के यहाँ पर 4 भेद बताए जा रहे हैं। पहला आहार के अन्न, पान, खाद्य, लेय। अगर दूसरी अपेक्षा विचारेंगे तो दूसरे 4 शब्द कौन से मिलते हैं? अन्य अपेक्षा की करेक्ट, खाद्य, पेय, लेय, स्वाद्य, ये 4 शब्द अलग से मिलते हैं। आचार्य संबंध में अलग 4 नाम दिए हैं, अन्य अपेक्षा में अलग 4 नाम मिलते हैं, परंतु भावार्थ तो उनका एक ही रहेगा। ठीक है, पेय और पेय मैच हो गए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है? जो दूसरी अपेक्षा में आचार्य संबंध की नहीं ना, जो दूसरी अपेक्षा में खाद्य लिखा हुआ है वो मतलब यहाँ का अन्न समझना। ठीक है, जो रोटी दाल चावल है ये खाद्य में आएगा। और खाद्य, पेय, लेय, यहाँ पर लेय मतलब चाट कर खाई जाने वाली उसके बराबर वहां से वहां मैच हो गया। और स्वाद्य में आएगा आपका सौंफ, इलायची, ये सब स्वाद्य में लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपेक्षा भेद है, ये जरूर समझना होगा, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बढ़े आगे, किसी को यहाँ पर कोई शंका? अरे कुछ तो बोलिए। ओके। अब इस संदर्भ में मैंने आपको शायद एक घटना भी सुनाई थी जो आज पुनः सुनाना युक्त है। कोई कहते हैं कि रात्रि में हम आटे के लड्डू नहीं खाते हैं, परंतु हम मूंगफली के लड्डू जरूर खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट का बनाया हुआ जो लड्डू है उसको जरूर खा लेते हैं। क्यों? ये आहार में थोड़ी ना आता है, खाद्य में थोड़ी ना आता है। अरे बाबा, खाद्य में भले ही ना आ जाए परंतु तुम्हारा लेय में तो आ गया, ले हाँ बराबर। खाद्य में तो आ ही जाता है ना। एक आटे के लड्डू भी आ जाते हैं, एक मूंगफली के लड्डू भी आ जाते हैं, सब प्रकार के लड्डू कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बाइफरकेशन नहीं करना चाहिए कि ये आटे का है, मूंगफली का है, ड्राई फ्रूट का है। सब प्रकार के लड्डू इसमें कवर हो जाते हैं। कौलाहार के माध्यम से कुछ भी जाए, कुछ भी, वो सब आहार में आएगा। ठीक है, सब कुछ आहार में आएगा। तो ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि आटे का लड्डू नहीं चलेगा, मूंगफली का लड्डू चलेगा ना। ठीक है, नहीं कुछ लोग मानते हैं ऐसा, मूंगफली का लड्डू खाए रात में तो चलेगा, परंतु क्या कहना चाहिए, आटे का लड्डू नहीं चलेगा। कोई ये भी मान लेते हैं कि रात में फ्रूट खा लिए तो चल जाएंगे, कि फ्रूट को थोड़ी ना कुछ लिखा हुआ है। अरे बाबा,
किसी भी प्रकार से कौलाहार हो वो आहार ही बताया जाता है। ठीक है, अब आचार्य लिख के कितना लिखेंगे, अरे दोस्तों तो लिख नहीं सकते, उन्होंने 4 कैटेगराइजेशन दे दिए। यहाँ पर ये खाद्य में ये सब आ जाएंगी, लेय में ये सब आएगा, पेय में आएगा, स्वाद्य में ये सब आ जाएगा। तो इसमें जो जो भी आ जाता है उसको तुम आहार में ले लेना। परंतु एक बात उन्होंने कंफर्म करी है कि ये कौलाहार के भेद है, तो कौलाहार में जो कुछ भी आएगा वो किसी न किसी कैटेगरी में तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए भ्रम नहीं रखना चाहिए कि फ्रूट चलेंगे, या कोई मान के दूध चल जाएगा, कोई कहता है पानी चल जाएगा, ये कैसे चलेगा, पेय में आ गया पानी। किसी भी प्रकार से मुंह के थ्रू ओरल ईटिंग नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अब इस बात को लेकर भी बहुत असमंजस बनी रहती है समाज में कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए पर पानी चल जाएगा। अरे कैसे चलेगा, रात्रि में न भोजन चलता है न पानी चलता है। महाभारत की या फिर रामायण की कोई घटना आपको याद करनी चाहिए जहाँ पर युधिष्ठिर पूछते हैं कि रात्रि में हे प्रभु हमें थोड़ा पानी, युधिष्ठिर क्या हो गया था, भटक गए थे और भटकते रात्रि में इतनी प्यास लगी उनको कि मुनिराज के पास आकर रुक गए और उनको कहा कि हे मुनिराज आपके कमंडल से आप मुझे कुछ जल का पान कराइए ताकि मैं जिंदा रह पाऊं। तो मुनिराज ने कहा था हे भव्य, रात्रि में तो दूसरी बात कही थी, उन्होंने कहा था रात्रि में तो पानी पीना भी अयोग्य है, रात्रि में पानी पीना खून बराबर है और भोजन करना मांस खाने बराबर है। ये सब बातें हमें बराबर से संकेत करती है कि रात्रि में भोजन करना, पानी भी पीना योग्य नहीं है। ठीक है, और ना कोई पानी पी लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि पानी तो चल जाएगा। अब देखिए इस भ्रम में रहने की वजह से और क्या क्या बातें हो सकती है इसका मैं आपको थोड़ा अंदाजा दिलाता हूँ। मतलब आपको सोच थोड़ी विस्तृत रखनी होगी तब जाकर के आप इस पर विचार कर पाएंगे। प्रश्न है मेरा, किसी भी सामूहिक आयोजन, अपने धार्मिक सामूहिक आयोजन में, शिविरों में या फिर कोई भी कार्यक्रम होगा, भक्ति किस समय में होती है, बोलिए भक्ति किस समय में की जाती है? 7 साढ़े 7 को भक्ति ली जाती है, बराबर। 7 साढ़े 6 बजे यूजुअली नहीं ली जाती है, बट 7 के आसपास भक्ति चालू हो जाती है 7 साढ़े 7 को। अब मुझे बोलिए, और भक्ति चलती कितने देर है? कोई अगर उसमें झूम गया तो पौना 1 घंटा भी भक्ति गाते रहता है और गाने वाले बहुत अच्छे से गा लेते हैं। क्यों? उनको पता है बाद में अपन पानी पी लेंगे। अगर उनको ये पता होगा कि अपन को तो रात्रि में भी पानी नहीं पीना चाहिए, बोलिए कोई चीख करके भक्ति गाना चाहेगा? चीख करके कहना योग्य नहीं है, परंतु वो एकदम भाव विभोर होकर के भक्ति करना चाहेगा क्या? वो कहेगा अरे बाबा मेरा गला सूख रहा है यहाँ पे, मैं क्यों भक्ति करूँ? उससे अच्छा है मैं अपने अपने स्तर पर ही भक्ति कर लेता हूँ, वो बेहतर रहेगा। या फिर सामूहिक पाठ करे वो बेहतर रहेगा। रात्रि में पानी पीना ये जायज मान करके भक्ति अधिकारी में प्रवृत्ति हो जाती है उसकी। तो इस कीमत पर कि हम रात्रि में पानी पिए, हम भक्ति करना योग्य नहीं है। यहाँ पर भगवान के गुण गाए और वहाँ पर भगवान के विरुद्ध काम करे, ये तो योग्य बात नहीं हुई ना। ठीक है, इसमें ऐसे अगर विचारेंगे तो रात्रि में प्रवचन आदि करना भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों? प्रवचन करेंगे बाद में पानी पी लेंगे। मैंने तो एक ऐसे विद्वान को भी देखा हुआ है जो कई सारे पुस्तिकाओं के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यम से ये जन जागरण कराते हैं कि रात्रि में भोजन त्यागना चाहिए, रात्रि भोजन का त्यागी होना चाहिए। परंतु एक बात पर वे चूक गए, उनको तो मैंने रात्रि में पानी पीते हुए पकड़ लिया। अब मैंने पकड़ा मतलब उनको देखा स्पष्ट रूप से, और मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि कैसे स्वयं इतने जागरूक रहते हैं और रात में पानी कैसे पी लिए, विचारिए बिल्कुल। तो देखिए इसमें 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अगर हमें लगता है कि हम
भक्ति करेंगे, हमें बहुत प्यास लगेगा और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है हम भक्ति प्रवचन आदि कुछ ना करें। और अगर हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि हम किसी भी कीमत पर पानी नहीं ही पिएंगे, तो फिर आप भक्ति चाहे उतनी कीजिए, आप प्रवचन चाहे उतना करें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, जितने भी योग्य व्यक्ति होते हैं जो सदाचार का पालन करते हैं, वे तो रात्रि में पानी तक नहीं पीते हैं, भोजन की तो बात बहुत दूर है। अब इसमें भी और बहुत आगे की बात मैं बताऊंगा। रात्रि मतलब वैसे हम समझते क्या है? रात्रि मतलब वैसे समझते क्या है? दिन ढल गया वो रात्रि नहीं, दिन ढलने के एक मुहूर्त पहले रात्रि चालू हो जाती है। अब आप कहेंगे सनसेट तो हुआ नहीं और फिर आप रात्रि कैसे कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि संधिकाल का समय अब चालू होने जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जीवों का विशेष संचार अब होने जा रहा है। इसमें जरूरी है कि हम सभी अपने आरंभिक कार्य से निवृत्त हो जाए और सामायिक आदि कार्य जो कुछ भी करना है उसमें लग जाए, परंतु कम से कम एक मुहूर्त पहले हमारा सब काम निपट जाना चाहिए, अन्यथा वो भी रात्रि भोजन में आ जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है। और ये तो जैनियों की बात ठीक है, ऐसी बात महाभारत में गीता में आई हुई है, भगवत गीता में ये श्लोक आया हुआ है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे पास छंद होगा, मैं आपको छंद पढ़ के दिखा सकता हूँ। ऐसा शब्द आया है उनके लिए। नहीं है, ठीक है। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि रात्रि भोजन को बड़ा करके अन्य मतियों ने भी दुष्कारा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके ग्रंथों में आज टटोलने जाएंगे तो हमें एक भी श्लोक मिलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बराबर से देखा कि अपने ही ग्रंथ में जैनियों का पोषण होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वे गाथाएं, वे श्लोक, वे सब हटा दिए। और आज की जो प्रति आपको मिलेगी उनमें एक भी सेंस नहीं मिलेगा। पुरानी कोई प्रति होगी, पुरानी मतलब बहुत पुरानी, 300-400 वर्ष पहले की, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, पंडित टोडरमल जी के पहले के काल की, तो उसमें शायद आपको मिल जाए। उसमें बराबरी से ये सब गाथाएं श्लोक उद्धृत किए हुए हैं। अगर आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा ना, तो मैं उसमें से भी आपको कुछ पढ़ करके दिखाना चाहूंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 144, 144, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आगे ठीक है, आप पेज नंबर ले लीजिए, तब तक देखिए, अगर मिल गया होगा तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको देखिए एक तथा ऋषीश्वर भारत में ऐसा कहा है, ठीक है। उसमें पहला जो श्लोक दिया है ना, तो श्लोक अपन पढ़ते हैं। मध्यमांताचनंद्रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां तपस्तप। उसके सब बेकार है, वृथा है, तीर्थ यात्रा, जब सब बेकार है। किसके? जो मध्य, मांस और अचरम और रात्रि भोजन कंद भक्षण करता है, उसे व्रत, सब, तपस्या, तीर्थ यात्रा सब बेकार है। अब ये अपन नहीं कह रहे हैं, धान्यवतियों की बात है, विचारणीय बिंदु है। ठीक है, उन्होंने भी रात्रि भोजन को जानते हैं, रात्रि भोजन को नरक का एक द्वार बताया गया है। चत्वारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम
परिश्रीगमनं चैव संधानंदकायकम। 4 बातें नरक के 4 बार बताए हैं। कौन से? चत्वारि नरककारम प्रथमम रात्रि भोजनम। पहला ही रात्रि भोजन उठा लिया उन्होंने, मतलब रात्रि भोजन कर रहे हैं रोज नियमित रूप से, बस समझ लेना चाहिए कि नरक पक्का है। हाँ, बहुत कठोर बात है परंतु सत्य है। सत्य हमेशा कठोर होता है, कड़वा होता है, पर सच तो सच होता है। ये स्वीकार कभी न कभी करना तो पड़ेगा ही। रात्रि भोजन के बारे में और बहुत सारी बातें देखता हूँ। देखिए, अब रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आज थोड़ी ना जनरल चर्चा ही चलेगी। तो अब अगला टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ वो है कि वैज्ञानिक दृष्टि से रात्रि भोजन का क्या क्या होना चाहिए। वैज्ञानिक या फिर शास्त्रीय पद्धति के अनुसार रात्रि भोजन का क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जिस प्रकार बाहर में कोई कमल सूर्य के उगते ही खिलने लगता है और सूर्य के ढलते ही वो बंद होने लगता है, उसी प्रकार हमारे पेट में भी एक कमलनाड़ होती है जो कि सूर्योदय के होते से ही खुलने लगती है और सूर्यास्त के होते से ही बंद होने लगती है, संकुचित होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। अब स्वयं विचार कीजिए, एक चैनल है, एक रास्ता है और रास्ते में बीच में ही आपको अड़ंगा ला दिया है, तो वहां पर ट्रैफिक कितनी जमेगी? आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते के बीचों बीच ही मेन हाईवे का रास्ता ही आपको रोक दिया गया है और सब गाड़ियां आकर के रुक रही है। बोलिए, ट्रैफिक जमेगी या नहीं जमेगी? ये उदाहरण थोड़ा बहुत ही स्थूल हो गया। मैं आपको थोड़ा बेटर वाला एग्जांपल देता हूँ। कोई नाली है, ठीक है, जिसमें बराबर से गंदगी बहती है और सब कचरा वगैरह फ्लो होता है, ये सब बात होती है। मान के चलिए नाली के बीचों बीच किसी ने एकदम ब्लॉकेज ला दिया, जब सभी की सभी गंदगी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगी और वो बढ़ने व्यापने नहीं लगेगी, फैलने नहीं लगेगी, फैलने लगेगी। बस उसी तरह से जब वो कमलनाड़ बंद हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो जितना भी आहार पेट में जाता है वो रात्रि भर वही का पेट में ही पड़ा रहता है, वो आगे पास हो ही नहीं सकता है बस। और वहां पर वो रहते रहते सड़ने लगता है। कोई भी वस्तु एक जगह पर स्टैग्नेंट रही, सड़ने ही लगेगी। पानी हो, कुछ भी हो, एक जगह पर स्थिर रहा, सड़ने लग गया, ठीक है। भोजन भी एक जगह पर रुका, खड़ा, सड़ने लग गया, ठीक है। तो सड़ा हुआ भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यकारी होगा या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर करेगा? अवश्य विपरीत असर करेगा। और बताता हूँ, आज तो वैज्ञानिक या फिर वैद्य लोग भी ये सब कहने लग गए हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की मतलब ब्लड प्रेशर संबंधी, डायबिटीज संबंधी, विशेष रूप से डायबिटीज ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन संबंधी अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो सबसे पहली बात आपको रात्रि का भोजन त्यागना होगा। बहुत विशेष बात है, रात्रि का भोजन त्यागे बिना वे आगे की ट्रीटमेंट ही चालू नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो इस स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य की छोड़िए, पुण्यकारी तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब भोजन करने पुण्यकारी कार्य नहीं, तो रात्रि में भोजन करना ये पुण्य का कार्य कैसे हो सकता है? ठीक है,
और मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं अधिकांश रोग आज जितने भी होने लगे हैं वे पेट की खराबी को लेकर के होने लगे हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, अधिकांश रोग अब जितने भी होने लगे हैं वे पेट की खराबी को होकर के होने लगे लेकर होने लगे हैं। अब पेट की खराबी कैसे होगी, बस इस पेट को कचरा पेटी समझ लिया, उसने चाहे वो कूड़ा डाल दिया और खाते चले गए खाते चले गए। ये देखा विशुद्ध है, सात्विक है, योग्य है, अयोग्य है, भक्ष्य है, अभक्ष्य है, स्वास्थ्यकारी है, अस्वास्थ्यकारी, कुछ नहीं देखा, बस पेट में डालते गए। बस इसी की वजह से पेट की खराबी होने लगी और विशेष रूप से न दिन देखा ना रात, बस खाते चले गए। इसकी वजह से और तकलीफ बढ़ने लग गई और सब रोगों की जड़ ये पेट बनने लग गई। ठीक है, तो जरूरी है अगर हम रोगों से बचे रहना चाहते हैं तो पेट को बचाए रखिए, रोग अपने आप दूर रहेंगे हमसे। ठीक है, चलिए रात्रि भोजन मतलब क्या? रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का स्वरूप सिर्फ खाने पीने संबंधी सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं, इसकी चर्चा अपन वैसे बहुत बार कर चुके हैं कि रात्रि भोजन त्याग करके यहाँ पर रात्रि में बोलना, रात्रि में गमन करना, इन सब के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब करना ही नहीं है गमन। ठीक है, रात्रि में बोलना नहीं है, रात्रि में गमन नहीं करना है, इसी जो भी बातें, रात्रि में भोजन बनाना नहीं है, ये सब बातें आ जाती हैं। रात्रि भोजन त्याग मतलब सिर्फ इतना ही नहीं समझना कि रात्रि में खा नहीं लिया तो वो रात्रि भोजन त्याग हो गया ना। अरे रात्रि में बनाया हुआ दिन में खाया तो भी रात्रि भोजन का दोष लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसलिए रात्रि में बनाना भी नहीं चाहिए कुछ, जो कुछ भी हो घरे उजाले में हो, रात्रि में कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, में इतने सारे लोग रहते थे तो उनका खाना कैसा बना है, तो वो लोग भी तो कुछ ऐसे ही स्टार्ट करते होंगे ना खाना बनाना जल्दी ये वो। नाश्ता जहाँ पर भी 8 बजे मिलता है सामूहिक आयोजन में, समझ लेना देव रात्रि में चालू किया हुआ काम होता है। और स्पेशली अगर आपको ठंड के दिनों में मिले, ठंड के दिनों में आपको सुबह सुबह गरम गरम 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता मिल गया है, समझ लेना इडली मिल रही है, डोसे मिल रहे हैं, ढोकले मिल रहे हैं, समझ लेना चाहिए, और कचौरी वगैरह कुछ मिल रही है तो समझ लीजिए कि रात्रि में ही चालू हुआ है। आप मुझे बताइए, मोटा माटी 200 लोगों का भोजन बनाना है, स्मॉल स्केल पे लेते हैं, 200 लोगों का भोजन बनाना है, कितना समय लगेगा? अरे यहाँ पर 4 जनों का भोजन करने में पूरा दिन निकल जाता है। आप वैसे कहना योग्य नहीं है, बट एक टाइम का भोजन बनाने में कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तो लग जाते हैं। 4 जनों का भोजन बनाने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। 200 जनों का भोजन बनाने के लिए कितना समय लगेगा? बड़े स्तर पर बनाना है तो समय भी ज्यादा लगेगा, लोग ज्यादा लगेंगे, और अगर ज्यादा जल्दी प्रोवाइड करना है तब तो फिर जल्दी चालू भी करना पड़ेगा। इससे आपको निष्कर्ष निकालना ही चाहिए। रात सुबह में आपको 8:30 9 बजे 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता मिल रहा है तो रात्रि में ही चालू हुआ होगा, बिना रात्रि के वो काम चालू नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात सब विचारणीय है। पंच कल्याणक हो, कोई शिविर हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, सुबह में नाश्ता ये बहुत सफिशिएंट बात होती है। दोपहर के भोजन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर नाश्ता ये तो क्या कहें, आप समझ गए होंगे। तो व्रती त्यागी नहीं करते होंगे लेकिन बाकी तो सब करते ही है 8 साढ़े 8 9 बजे जो भी शिविर में हो कि कहीं पे भी हो। हाँ,
दोष तो उनको भी लगना है जी। आप व्रत ले ना ले, इससे आपको पाप नहीं बनना, ये कहाँ न्याय हुआ? व्रत नहीं लेने पर ही पाप नहीं बनेगा, ये थोड़ी ना है। नहीं, मैं पाप के लिए नहीं बोल रही, जनरल एक जनरल हाँ होता ही है, वो तो होता ही है, बट मैं आपको एक और आगे की भी बात कह रहा हूँ कि व्रत लिया है इसी वजह से अपन को पाप नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। सॉरी कुछ गलत बोल दिया। हाँ, व्रत नहीं लिया है तो हमको पाप नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी भ्रम नहीं रखना चाहिए। क्यों? अविरमण रूप हिंसा निरंतर, अविरमण रूप पाप निरंतर चलते रहता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि त्याग तो किसी न किसी प्रमाण में होना ही चाहिए। देखिए अभी रात्रि भोजन का स्वरूप और फैलाने जाएंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। अपन चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट नहीं बने रहे, मुझे लगता है अभी तक की चर्चा बहुत रहेगी, कुछ और विशेष बातें होंगी इस प्रतिमा संबंधी, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे एक बात के ऊपर आप आज थोड़ा विचार जरूर करना घर पर कि रात्रि भोजन त्याग ये छठवीं प्रतिमा में कैसे कहा? रात्रि भोजन त्याग नामक प्रतिमा ये छठवीं प्रतिमा में कैसे ले लिया? अरे निरधिकार पालन तो अपन कब से कह रहे हैं, पहले प्रतिमा से ही कहते आ रहे हैं कि इसका निरधिकार पालन चल रहा है 8 मूल गुणों के तहत, और अभी आप अलग से रात्रि भोजन त्याग कह रहे हैं, तो क्या डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगा? तो अब विचार करना क्या इसका उत्तर होगा। वो बच्चों को भी खाने को नहीं कहते हैं रात को भोजन त्यागना, बराबर, बच्चों को तो उसको भी ये नहीं रहेगा कि इसको खाना दे दो रात को, आएगा तो आएगा खिलाने के लिए भी मनाएंगे। राइट राइट, हाँ यहाँ पर तो क्रोध के साथ साथ कार्य और अनुमोदना का भी त्याग बताया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि पहली प्रतिमा में क्रोध के स्तर पर होता होगा रात्रि भोजन त्याग, और बाद में और मतलब क्रोध के स्तर पर ही होता है, परंतु छठवीं प्रतिमा में तो क्रोध कार्य अनुमोदन तीनों स्तर पर त्याग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मुख्य अंतर है। चलिए उत्तर तो अभी आ गया, क्रोध के स्तर पर और क्रोध कार्य अनुमोदन के स्तर पर एक मुख्य अंतर रहा है जो अपन समझ सकते हैं कि इसके लिए अलग से प्रतिमा क्यों बनाई, ठीक है। चलिए किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, तो अभी अपन रुक सकते हैं आज के लिए। कल अपन हो सके तो जीवा महसूस का जो दूसरा पार्ट है इस प्रतिमा का उसको भी चालू कर लेंगे, ठीक है। रुकते हैं।